चीन में अशांति बढ़ रही है। प्रमुख शहरों में नए विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं, जिनमें सैकड़ों लोग हमें आजादी चाहिए के नारे लगा रहे हैं। सूने शॉपिंग मॉल, आधे खाली अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और छोड़ी गई निर्माण साइटें, ये सभी चीन के प्रॉपर्टी मार्केट संकट के संकेत हैं। कड़े कदमों के दौरान सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या हमें वित्तीय अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा। चीन की अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाने से विश्व स्तर पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। बीजिंग के साथ दुनिया के व्यवहार में पुनर्विचार हो सकता है। चीन एक बड़े कर्ज संकट में है और चीजें सीसीपी के लिए वाकई बहुत खराब दिख रही हैं। चीन की चमकदार चीजें जैसे हाई स्पीड ट्रेनें असल में नाकाम और पैसे चूसने वाले प्रोजेक्ट हैं जो उनकी अर्थव्यवस्था को डुबो रहे हैं। चीन का कुल कर्ज 2025 तक देश की वार्षिक आय का 300% से अधिक होगा। जैसे कि आपकी पूरी सालाना तनख्वाह का 3 गुना कर्ज होना काफी पागलपन है ना? हालात इतने खराब हो गए हैं कि चीन के अमीर लोग अपना पैसा चुपचाप देश से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सब कुछ ढहने वाला है। इस वीडियो में हम चीन के कर्ज की अनकही कहानी को गहराई से समझेंगे और इसके वर्तमान प्रभावों पर चर्चा करेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो चीन पर बहुत बड़ी रकम का कर्ज है जो हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। 2025 तक सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का कुल कर्ज 55 ट्रिलियन से अधिक होगा। इस आंकड़े में सरकारी, कॉरपोरेट, घरेलू और स्थानीय सरकारी वित्त पोषण वाहनों का कर्ज शामिल है। शुरुआत में अधिकांश पैसा लाभदायक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होना था, लेकिन जैसा आप देखेंगे यह उतना सफल नहीं रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस आरण को ध्यानपूर्वक नहीं संभाला गया तो यह एक वित्तीय संकट को जन्म दे सकता है, जिससे वैश्विक मंदी आ सकती है। चीन भाग्यवश इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है, आरणों को समायोजित करके और शहरों को कर्ज चुकाने में सहायता देकर। सरकार को देश की कमाई का 4% तक उधार लेने की अनुमति दी जा रही है ताकि कुछ दबाव कम हो सके। यह 2024 से 25% की वृद्धि है, जो इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है। हालांकि इससे मदद मिलेगी या नहीं, यह पूरी तरह से अलग मामला है। चीन की प्रतिक्रिया को समझने से पहले हमें इस कर्ज के मूल स्रोत पर विचार करना होगा। कोई भी एक दिन में अचानक खरबों डॉलर का कर्जदार नहीं बन सकता। सबसे बड़ी निराशा से शुरू करते हुए, हाई स्पीड रेलवे निश्चित रूप से कोई लोकप्रिय विषय नहीं है। संभव है कि आप में से कई ने इसके बारे में कभी नहीं सुना हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि सीसीपी हाई स्पीड ट्रेनों का प्रचार करने में करोड़ों खर्च करता है और उनके नकारात्मक पहलुओं को छिपा देता है। तो अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं और इस विषय पर जागरूकता बढ़ाने में सहयोग दे सकते हैं तो यह सीसीपी के खिलाफ लड़ाई में काफी मददगार होगा। बस 1 सेकंड लें और नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दें। ठीक है, अब शुरू करते हैं। 2008 में जब दुनिया ने एक भयंकर मंदी का सामना किया था, तब चीन की स्थिति काफी बिगड़ गई थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था ढह रही थी, जिससे फैक्ट्रियां बंद और लाखों बेरोजगार हो गए। चीन ने परेशानियों से बचने के लिए अब तक की सर्वश्रेष्ठ ट्रेन प्रणाली बनाने का निर्णय लिया। चीन की हाई स्पीड रेलवे सिर्फ तेज यात्रा के लिए नहीं, बल्कि एक शक्ति प्रदर्शन का उपाय था। रेल ने देश में यात्रा को आसान बनाया और केंद्र सरकार के नियंत्रण को मजबूत किया। योजना केवल ट्रेनों के बारे में नहीं, बल्कि सब कुछ जुड़ा और सुव्यवस्थित रखने के बारे में थी। उन्होंने निश्चित रूप से यह हासिल कर लिया, क्योंकि यह रेलवे नेटवर्क अब दुनिया का सबसे बड़ा है, जो लगभग 48,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 2025 के अंत तक इसके 31,000 किलोमीटर या 50,000 किमी से अधिक होने का अनुमान है। यह ऐसा है जैसे पूरी पृथ्वी के चारों ओर ट्रेन की पटरी लपेटी गई हो। ये ट्रेनें लगभग हर बड़े शहर को जोड़कर पूरे दिन का सफर कुछ ही घंटों में पूरा कर देती हैं। चीन ने देश को जोड़ने और वित्तीय संकट के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इस विशाल परियोजना का इस्तेमाल किया। सरकार द्वारा कंक्रीट और स्टील की मांग बढ़ने से लाखों लोगों को पुनः रोजगार मिला। यह उद्योगों को पुनः शुरू करने, बेरोजगारी दूर करने और पैसे के प्रवाह को बनाए रखने जैसा था। कई सालों बाद हाई स्पीड रेलवे ने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है, क्योंकि यह शुरुआती उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। चलिए एक एक करके हर समस्या को समझते हैं। पैसे की परेशानियों से शुरुआत करते हैं, जो सबसे बड़ा सिरदर्द है। चीन की हाई स्पीड रेल की प्रमुख समस्या है उस पर लदा भारी कर्ज। ये सारी पटरियां, चमचमाते नए रेलवे स्टेशन
और शानदार ट्रेनें बनाने के लिए भारी मात्रा में कर्ज लेना पड़ा। चीन के हाई स्पीड रेल नेटवर्क की कुल लागत निर्माण, कर्ज, ब्याज और सब्सिडी सहित $1.525 ट्रिलियन है, जो 2035 तक $3 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। ये बहुत ही ज्यादा खर्चे हैं। निर्माण लागत प्रति किमी $17-21 मिलियन के बीच कम है, जबकि कर्ज का बोझ $1.5 ट्रिलियन है। समस्या यह है कि इन ट्रेनों के कई रूट अपनी लागत भी वसूल नहीं कर पाते। टिकट की बिक्री से रेलवे की लागत पूरी होती है, लेकिन कई रेलवे लाइनों पर यात्री पर्याप्त नहीं होते। उदाहरण के लिए चीन के कम भीड़भाड़ वाले इलाके गांसू की ट्रेन लाइन पर अधिकतर सीटें खाली रहती हैं। टिकट बिक्री से ट्रेनों की बिजली का खर्च भी पूरा नहीं होता। ट्रेन बनाने के कर्ज की तो बात ही छोड़िए। चीन की रेलवे कंपनी को प्रतिवर्ष 10 से 20 अरब डॉलर का निरंतर घाटा हो रहा है। व्यवसाय उद्यम के लिए यह पर्याप्त है ना? पैसों की समस्या सिर्फ चाइना रेलवे की ही नहीं है। जब यह शुरू हुआ तो शहरों और प्रांतों ने रेल लाइनों में निवेश के रूप में पैसे दिए थे। हाई स्पीड रेल का मकसद छोटे शहरों और गरीब इलाकों को बड़े शहरों से जोड़कर उनकी मदद करना था। ट्रेनों से उम्मीद थी कि वे विकास की जरूरतमंद इलाकों में रोजगार और पर्यटन लाएंगी। लेकिन 2025 में ये सबके लिए वैसे काम नहीं कर रहा है जैसा सोचा गया था। बीजिंग, शंघाई, ग्वांगजो जैसे बड़े शहरों को सबसे व्यस्त स्टेशनों पर सबसे ज्यादा ट्रेनें मिलती हैं, इसलिए वहां सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन छोटे शहरों को कभी कभी नुकसान उठाना पड़ता है। लोग और व्यवसाय बड़े शहरों में जाते हैं क्योंकि वहां परिवहन सुविधाएं बेहतर होती है, जिससे छोटे स्थान और भी शांत हो जाते हैं। ट्रेनें शहरों से ऊर्जा खींचती प्रतीत होती हैं, उनकी प्रगति में सहायता करने के बजाय। स्थानीय सरकारों पर खरबों युआन का कर्ज है और भुगतान के लिए आय नहीं है, जिससे वे गहरे संकट में हैं। कम उपयोग से रेलवे कंपनी को नुकसान हो रहा है और नेटवर्क विस्तार की गति भी धीमी हो गई है। 2021 में चीन के शांडोंग प्रांत की राजधानी शिनान और प्रांत के दक्षिणी शहर झाओजुआंग को जोड़ने वाली 270 किमी लंबी रेल लाइन का निर्माण रोक दिया गया था। इस परियोजना की लागत का अनुमान 130 अरब युआन था। मुझे यकीन है कि उन्होंने भी यही निष्कर्ष निकाला कि न सिर्फ उनके पास यहाँ खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं, बल्कि अगर वे खर्च भी करते तो शायद कभी वो पैसा वापस नहीं मिलता। चीन के भारी कर्ज के कारण स्थानीय सरकार के लिए पैसे का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। चाइना रेलवे और स्थानीय सरकारों द्वारा कर्ज के प्रबंधन में विफलता पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए समस्या पैदा कर सकती है। ट्रेन की समस्या और कर्ज संकट बढ़ता है क्योंकि हाई स्पीड ट्रेनों का संचालन बहुत महंगा पड़ता है। इन ट्रेनों को सुपरफास्ट स्पीड संभालने वाले खास ट्रैक, हाईटेक सिस्टम और बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत होती है। इन कारणों से इन्हें चलाना सामान्य धीमी ट्रेनों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक खर्चीला है। ट्रेनों में कम यात्रियों के कारण उनके खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा कमाना मुश्किल होता है, जिससे नागरिकों के लिए समस्या खड़ी हो गई है। उच्च परिचालन लागत के कारण इन ट्रेनों के टिकट अब काफी महंगे हो गए हैं। ज्यादातर सामान्य और कम पैसे वाले लोगों के लिए यह खर्च बहुत अधिक है। धीमी ट्रेन का टिकट 20 युआन हो सकता है, लेकिन हाई स्पीड ट्रेन की यात्रा 100 युआन या ज्यादा की पड़ सकती है। साधारण नौकरी वालों जैसे किसान या दुकानदार के लिए यह काफी अहम अंतर है। चीन की हाई स्पीड रेल व्यवस्था के चमकदार बुनियादी ढांचे के पीछे एक बड़ी समस्या छिपी हुई है। सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं। ये सिर्फ छोटी मोटी दिक्कतें नहीं हैं। इन समस्याओं ने परेशानी और अतिरिक्त खर्च बढ़ा दिया है, जिससे चीन का रेलवे कर्ज और बढ़ गया है। 2011 में वेनचियाओ में एक भीषण ट्रेन दुर्घटना हुई थी। बिजली गिरने से सिग्नल सिस्टम खराब होने के कारण 2 हाई स्पीड ट्रेनें आपस में टकरा गईं। यह बहुत भयानक था, जिसमें 40 लोगों की जान चली गई और लगभग 200 लोग घायल हो गए। लोग हैरान रह गए और इसने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये सुपरफास्ट ट्रेनें वाकई में सुरक्षित हैं। सरकार को तुरंत दखल देना पड़ा। उन्होंने कुछ समय के लिए नए रेल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देना बंद कर दिया और सभी ट्रेनों की गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 300 कर दी। यह सुनने में छोटी बात लग सकती है, पर इसका मतलब था कि यात्रा लंबी होगी, जिससे यात्रियों को दिक्कत हुई और कम लोग इन ट्रेनों में यात्रा करना चाहते थे। कम यात्री मतलब कम आमदनी, और जब आप पहले से ही कर्ज में डूबे हों तो यह एक बड़ी समस्या है। इसके अतिरिक्त उन्हें पूरे नेटवर्क में अनेक सुरक्षा जांच भी करनी पड़ी। ये सस्ती नहीं होती। हजारों किमी ट्रैक और दशकों तक चलने वाले उपकरणों की जांच करनी होती है। यह एक बहुत बड़ा खर्च है और यह वह पैसा है जिसे रेलवे कंपनी ने खर्च करने की योजना नहीं बनाई थी। एक अन्य समस्या है कि इन ट्रैकों और पुलों का निर्माण घटिया सामग्री का उपयोग करके किया गया था,
ताकि कुछ बिल्डर पैसे बचा सकें। कुछ साल पहले उन्होंने शानडोंग में पाया कि कुछ पुलों के खंभे जितने लंबे होने चाहिए थे उससे काफी छोटे थे। यह कोई मामूली भूल नहीं बल्कि एक संभावित सुरक्षा आपदा है। ऐसी चीजों को ठीक करने में सब कुछ तोड़कर फिर से बनाना पड़ता है, जिससे करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। रेलवे कंपनी ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए ट्रैक पर नजर रखने हेतु AI सिस्टम्स में भारी निवेश किया है, जो रियल टाइम में ट्रैक की निगरानी करते हैं। ये सिस्टम्स ट्रैक टूटने जैसी समस्याओं को कम करते हैं, पर इन्हें लगाना और चलाना महंगा पड़ता है। ट्रेन की गति कम करने, खराब निर्माण को ठीक करने और नई तकनीक खरीदने जैसे अतिरिक्त खर्चों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। चीनी रेलवे पहले से ही भारी कर्ज में है और ये सुरक्षा सुधार उनके लिए कर्ज चुकाना और मुश्किल बना रहे हैं। ये ऐसा है जैसे आप डूबती नाव में छेद भरने की कोशिश कर रहे हो। सुरक्षा समस्याओं के अलावा भ्रष्टाचार एक और बड़ी चुनौती है जिस पर चर्चा करना जरूरी है। ये तो वाकई एक बड़ी गड़बड़ है और ये सालों से रेलवे सिस्टम से पैसे चूस रहा है। ट्रंप प्रशासन का मुख्य फोकस हमारे सप्लाई चेन को चीन से सुरक्षित करना और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना रहा है। तांबे तक हमारी पहुंच सुनिश्चित करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सर्वोपरि महत्वपूर्ण है। तांबे को अक्सर नया तेल कहा जाता है। यह अमेरिका के भविष्य के केंद्र में है और मैं इसके बारे में, खासकर जब यह सोने से जुड़ा हो, बेहद आशावादी हूं। तांबे की मांग तेजी से बढ़ रही है, परंतु आपूर्ति उसके अनुसार नहीं हो पा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने तांबे के उत्पादन और खनन की सुरक्षा के लिए अमेरिकी जमीन पर ऐतिहासिक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका में घरेलू तांबा उत्पादन के मामले में मैं पूरी तरह से 10 में से 10 अंक देता हूं। अब बुनियादी मांग और आपूर्ति की समझ मेरी तेज सोच का हिस्सा है। वैश्विक खनन उत्पादन 2026 में शिखर पर पहुंचने और 2025 में ही 7 लाख टन की कमी होने का अनुमान है। नई खदानों में कम निवेश ने आपूर्ति की कमी पैदा कर दी है। जैसा मैंने कहा, यह इस सेक्टर और धातु पर उत्साहित और जिज्ञासु होने का समय है। अमेरिकी व्यापार युद्ध से वैश्विक तांबा आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है। चीन, जो वैश्विक स्मेल्टिंग का 50% नियंत्रित करता है, निर्यात चुनौतियों का सामना कर रहा है। ट्रंप की तांबा आयात जांच, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है, वैश्विक खनन क्रांति का नेतृत्व कर रही है। मैं चाहता हूं कि हम सब इस अवसर की व्यापकता को वास्तव में समझें जो यूएस की जमीन पर तांबे के खनन के साथ है। प्रशासन तांबे के बारे में ऐसा ही सोचता है। अमेरिकी उद्योग तांबे पर निर्भर करते हैं और उन्हें अमेरिका में ही बनाया जाना चाहिए। कोई झूठ नहीं, कोई अपवाद नहीं। हाई स्पीड रेल नेटवर्क जैसी विशाल परियोजनाओं में बड़ी मात्रा में पैसे का लेन देन होता है। दुर्भाग्य से सारा पैसा जहां जाना चाहिए वहां नहीं पहुंचता। जब चीन इन ट्रेनों के निर्माण में व्यस्त था, तब कुछ प्रभावशाली लोगों ने इसे शीघ्र धन कमाने का अवसर माना। सबसे बड़े घोटालों में से एक में लिu जिजिन नाम के एक आदमी शामिल थे, जो रेलवे मंत्रालय के प्रमुख थे। वह रेल विस्तार के पीछे के महान मास्टरमाइंड थे, परंतु 2011 में उन्हें घूस लेते हुए पकड़ा गया था। उन्होंने अपने दोस्तों को ट्रेन के ठेके और सौदों में हिस्सा देकर करोड़ों रुपए कमाए थे। जांचकर्ताओं ने बीजिंग शंघाई लाइन पर लगभग 5 अरब युआन $700 मिलियन की संदिग्ध डील्स का पता लगाया। यह पैसा बेहतर ट्रैक बनाने या कर्ज चुकाने में जाना चाहिए था, परंतु यह अचानक गायब हो गया। ऑडिटरों ने नकली रसीदों और कंपनियों द्वारा साधारण चीजों के लिए अत्यधिक पैसे वसूलने जैसी विभिन्न संदिग्ध गतिविधियां पाई। ये एकल घटनाएं नहीं थी। उदाहरण के तौर पर एक बार उन्होंने रेलवे को दिखाने के लिए सिर्फ 5 मिनट की एक वीडियो पर करीब $3 मिलियन खर्च कर दिए। एक वीडियो के लिए $3 मिलियन। यही वो फिजूल खर्ची है जो तब होती है जब लोग ऊपर से पैसा काट रहे होते हैं। भ्रष्टाचार की वजह से रेलवे लाइनों का निर्माण बहुत महंगा हो गया, जिससे स्थानीय सरकारों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ा। यह सिर्फ चोरी हुए पैसों की बात नहीं है। जब लोग गुप्त सौदेबाजी करते हैं तो वे अक्सर अयोग्य कंपनियों को चुनते हैं। इससे वही घटिया गुणवत्ता वाले निर्माण होते हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया था, जिन्हें बाद में ठीक करना पड़ता है और इससे और भी ज्यादा खर्च आता है। रेलवे कंपनी को पैसे की बर्बादी के कारण कर्ज चुकाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में उन पर लगभग $1 ट्रिलियन का आरण है, जिसमें से अधिकांश इस भ्रष्ट व्यापार के कारण है। सरकार लगातार मदद करती है, पर इससे टैक्स देने वालों पर बोझ बढ़ता है और देश का कर्ज भी बढ़ जाता है। यह एक दुष्चक्र है। भ्रष्टाचार रेल परियोजनाओं की लागत बढ़ाता है, कर्ज और बढ़ता है
जिससे चीन के लिए अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना कठिन हो जाता है। सुरक्षा चिंताओं और भ्रष्टाचार के मद्देनजर रेल प्रणाली एक विशाल धन भस्मक जैसी प्रतीत होती है, जो देश को गंभीर आर्थिक संकट की ओर धकेल रही है। चीन की रेलवे के निर्माण में सहायता करने वाले फंड की चर्चा करके हम समझ सकते हैं कि खराब होती ट्रेनों की समस्या कितनी विकराल है। 2014 में चाइना रेलवे डेवलपमेंट फंड हाई स्पीड ट्रेनों के वित्त पोषण हेतु शुरू किया गया। बैंकों और बड़ी कंपनियों ने 2014 में 5.78% ब्याज देने वाले बॉन्ड खरीदकर इसमें निवेश किया था। सरकारी समर्थन के कारण यह एक मजबूत सौदा प्रतीत हुआ। 2020 में कोरोना वायरस डिजीज, 2019 महामारी और लॉकडाउन के कारण ट्रेन यात्रियों की संख्या 50% से अधिक गिर गई। चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप, जो ट्रेनों का संचालन करता है, को भारी नुकसान हुआ। रेलवे डेवलपमेंट फंड को वादा किया गया ब्याज देने में मुश्किल हुई और 2020 तक बॉन्ड ने मात्र 3.97% ब्याज दिया। निवेशकों को अपेक्षा से कम आय प्राप्त हुई, लेकिन सरकारी सहायता से उन्हें पूर्ण नुकसान नहीं हुआ। 2022 तक रेलवे कंपनी पर लगभग $1 ट्रिलियन का कर्ज था। इससे कुछ निवेशकों को रेलवे और अन्य सरकारी परियोजनाओं पर संदेह हुआ। कम भरोसे के कारण इन कंपनियों के लिए पैसे उधार लेना मुश्किल हो जाता है, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था धीमी हो सकती है। भरोसे की कमी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन रेलवे की गड़बड़ी चीन को नुकसान पहुंचाने का इकलौता रास्ता नहीं है। सरकार रेलवे कंपनी को डूबने से बचाने के लिए बड़ी धनराशि खर्च कर रही है। सरकारी कंपनी होने के कारण इसे डूबने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ऐसा होना बुरा दिखेगा। 2025 में उन्हें 300 अरब युआन का अतिरिक्त कर्ज लेना पड़ा, जो नए रेलवे बॉन्ड्स में $41 अरब से अधिक है। उन्होंने ट्रेनों सहित सभी कर्जों को चुकाने के लिए एक विशाल बजट घाटा निर्धारित किया। वो पैसा स्कूल, अस्पताल या सड़कों की मरम्मत जैसे कामों में भी लगाया जा सकता था। इसके बजाय वह धन पुराने आरण चुकाने या ट्रेन संचालन में उपयोग किया जा रहा है। इसका अर्थ है कि शिक्षकों, चिकित्सकों या नए पुलों के लिए कम धनराशि बचेगी, जिससे आम जनता का जीवन और कठिन हो जाएगा। इसी वजह से हाल के वर्षों में हमने देखा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। हजारों चीनी पेंशनभोगी वुहान में सड़कों पर उतरे और सरकार द्वारा उनकी मेडिकल सुविधाओं में कटौती का विरोध किया। सत्तावादी शैली में सीसीबी अधिकारियों ने पुलिस भेज दी। देखिए, चीनी वीडियो, चीनी वीडियो, चीनी वीडियो, चीनी वीडियो, चीनी वीडियो, चीनी वीडियो। सरकार को रेलवे जैसी डूबती नौकाओं में पैसा डालने से अर्थव्यवस्था के जरूरतमंद हिस्सों की मदद नहीं हो पाती। रेलवे की दिक्कतों का असर मजदूरों और उद्योगों पर भी पड़ रहा है। सभी रेल ट्रैक और स्टेशन बनाना कभी बहुत बड़ा रोजगार सृजन करने वाला काम था। हाई स्पीड रेल का हर किलोमीटर स्टील निर्माताओं, कंक्रीट श्रमिकों और ट्रैक बिछाने वालों के लिए भारी कार्यभार लेकर आता था। पहले यह मजदूरों के लिए एक जीवन रेखा थी, जिसका उपयोग सरकार अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के लिए करती थी। कई ट्रेन लाइनों के घाटे में चलने के कारण अब कुछ परियोजनाएं या तो धीमी कर दी गई हैं या रद्द कर दी गई हैं। इसका मतलब है कि स्टील और निर्माण क्षेत्र में कम नौकरियां होंगी। ट्रेन ट्रैक निर्माण के लिए स्टील बनाने वाली फैक्ट्रियां मांग में कमी के कारण अब संघर्ष कर रही हैं। निर्माण श्रमिकों को नियमित वेतन मिलना अब और भी कठिन हो गया है। जो परिवार बिल भरने के लिए इन नौकरियों पर निर्भर हैं, उनके लिए यह कठिन है। 2005 की पहली तिमाही में शहरों में बेरोजगारी 5.3% तक पहुंच गई, जो आंशिक रूप से मंदी के कारण है। नौकरी खोने के बाद लोग खर्च कम करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था धीमी और चीन की कर्ज की समस्या बढ़ जाती है। रेलवे की समस्याएं मजदूरों को प्रभावित करती हैं, जिससे वे कम खर्च करते हैं और इसका असर पूरे देश पर पड़ता है, एक चेन रिएक्शन की तरह। तो यहाँ बड़ी तस्वीर क्या है? रेलवे सिस्टम चीन की ताकत का प्रतीक होना चाहिए था, लेकिन यह एक वित्तीय बुरे सपने में बदल गया। रेलवे न केवल ट्रेनों की समस्या है, बल्कि चीन के वित्तीय सुधार के मार्ग में एक बड़ी बाधा भी है, जो कई लोगों को अपने साथ नीचे खींच रही है। हाई स्पीड ट्रेनें चीन के कर्ज संकट के लिए एकमात्र कारण नहीं हैं। चीन भी एक गंभीर रियल एस्टेट संकट से जूझ रहा है। पहले रियल एस्टेट चीन की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान था। चीन
की विशाल अर्थव्यवस्था के लिए यह देश की वृद्धि का लगभग 25% से 33% था, जो काफी बड़ा अंश है। लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे थे और डेवलपर्स मांग पूर्ति के लिए अपार्टमेंट का निर्माण कर रहे थे। स्थानीय सरकारों को यह पसंद था क्योंकि वे डेवलपर्स को जमीन बेचकर ढेर सारा पैसा कमा रही थीं। इससे उन्हें सड़कों और स्कूलों जैसी चीजों के लिए धन मिल जाता था। लोग घर खरीदना अपनी बचत सुरक्षित रखने का एक विकल्प मानते थे, जो समय के साथ मूल्य में भी बढ़ सकता है। डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट्स को जारी रखने के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज लिया और बैंकों ने उन्हें आसानी से कर्ज दिया। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट अजेय लग रही थी, जो सबके लिए फायदेमंद था, या कम से कम सबको ऐसा ही लगता था। परंतु अधिक उधार लेकर इमारतें बनाने से कुछ गंभीर समस्याएं पनप रही थीं। 2020 में सरकार ने निर्णय लिया कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। उन्होंने देखा कि एक हाउसिंग बबल बन रहा है, कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और डेवलपर्स अत्यधिक कर्ज ले रहे हैं। तो उन्होंने डेवलपर्स के कर्ज पर सीमा लगाने के लिए 3 रेड लाइंस नियम लागू किए। इसका उद्देश्य चीजों को ठंडा करना और घरों को अधिक सस्ता बनाना था, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। एवरग्रांडे और कंट्री गार्डन जैसे डेवलपर्स, जिन पर क्रमशः $300 अरब और $190 अरब का कर्ज था, नकदी की कमी से जूझ रहे थे। वे और पैसा उधार नहीं ले सके और घरों की बिक्री धीमी पड़ने के कारण उनके पास बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। कई कंपनियों ने डिफॉल्ट किया, अर्थात वह आर्ण या बॉन्ड धारकों का धन वापस नहीं कर पाई। एवरग्रांडे, एक प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी, ने 2021 में दिवालिया सुरक्षा हेतु आवेदन दायर किया। कंट्री गार्डन, एक बड़ी कंपनी, ने 2023 में आखिरी समय पर भुगतान का डिफॉल्ट होने से बचाव किया। ये बड़ी कंपनियां थीं जिनके गिरने से पूरी अर्थव्यवस्था को झटका लगा। बड़ी कंपनियों का लड़खड़ाना सिर्फ उनकी नहीं बल्कि सबकी समस्या होती है। आप सोच रहे होंगे कि इसका चीन के कर्ज संकट से इतना गहरा संबंध क्यों है? डेवलपर्स के डिफॉल्ट करने का डोमिनो जैसा प्रभाव पड़ता है। जिन बैंकों ने पैसा उधार दिया था उन्हें नुकसान होता है, और जिन निवेशकों ने उनके बॉन्ड खरीदे थे उन्हें भी नुकसान होता है। कुछ आम निवेशकों ने अपनी बचत रियल एस्टेट जुड़े वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स में लगाई, यह मानकर कि वे सुरक्षित हैं। डेवलपर्स द्वारा भुगतान न कर पाने से बचतों को नुकसान होता है और लोगों का सिस्टम पर से विश्वास उठ जाता है। हजारों अधूरी अपार्टमेंट इमारतें ये भी दिखाती हैं कि एडवांस देने वालों को कुछ भी नहीं मिला। 2022 में रियल एस्टेट की समस्याओं के कारण कुछ घर खरीदारों ने विरोध में मॉर्गेज भुगतान रोक दी, जिससे बैंकों पर दबाव बढ़ा। रियल एस्टेट बाजार की समस्याएं व्यापक असर डालती हैं, जिससे बैंकों द्वारा आरण देना और लोगों का खर्च करना कठिन हो जाता है। जब बैंक और उपभोक्ता पीछे हटते हैं तो अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाती है, जिससे कर्ज चुकाना और कठिन हो जाता है। बिल्कुल ट्रेन कर्ज की स्थिति की तरह अंदाजा लगाइए कि इस परेशानी के केंद्र में फिर कौन है? हाँ, स्थानीय सरकारें। वे अपनी लगभग 40% कमाई डेवलपर्स को जमीन बेचकर करते थे, लेकिन प्रॉपर्टी मार्केट के गिरने के साथ कुछ सालों में जमीन की बिक्री में 30% तक की गिरावट आई है। उनके बजट का एक महत्वपूर्ण भाग बेकार हो गया। स्थानीय सरकारों पर लगभग $9 ट्रिलियन का कर्ज है, और जमीन की बिक्री से पैसा न मिलने के कारण वे उसे चुकाने या बुनियादी सेवाओं के लिए फंड जुटाने में संघर्ष कर रही हैं। कंपनियां कर्ज लेकर ही काम चला रही हैं, जिससे चीन का कुल कर्ज बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने कर्ज देकर और खाली अपार्टमेंट खरीदकर मदद करने की कोशिश की है, लेकिन ये काफी नहीं है। उदाहरण के लिए 2024 में उन्होंने अनबिके घरों को खरीदने हेतु $42 अरब देने की घोषणा की। खाली पड़े लाखों करोड़ों रुपए मूल्य के 6-8 करोड़ अपार्टमेंट्स की तुलना में यह कदम महज एक छोटा उपाय लग सकता है। स्थानीय सरकारें फंसी हुई हैं और उनका कर्ज संकट पूरे देश को नीचे खींच रहा है। रियल एस्टेट संकट लोगों के विश्वास को प्रभावित कर रहा है। चीन में घर का मालिक होना बहुत महत्वपूर्ण है। यह केवल निवास नहीं बल्कि स्थिरता का प्रतीक भी है। कीमतों में गिरावट शुरू होने पर 2024 में ही 20% की गिरावट और 13 महीने लगातार गिरावट, लोगों ने खुद को कम संपन्न महसूस किया। इससे वे वाहन और वस्त्रों पर कम खर्च करते हैं, जिससे स्थानीय व्यापार प्रभावित होते हैं। उपभोक्ता खर्च पहले से ही कमजोर है, क्योंकि कड़े कोविड लॉकडाउन 2022 तक चले थे। घरों की कीमतों में गिरावट के साथ लोग अपनी नकदी को बचाकर रख रहे हैं। छोटे व्यवसाय बंद हो रहे हैं और लोग बेरोजगार हो रहे हैं। 2020 से अब तक रियल एस्टेट में 5 लाख नौकरियां गायब हो चुकी हैं। कम खर्च और रोजगार का अर्थ है मंद अर्थव्यवस्था, जिससे कर्ज चुकाना और कठिन हो जाता है। रियल एस्टेट की गड़बड़ी एक ऐसा चक्र है जो खुद को ही बढ़ाता रहता है। यह चीन के बैंकों और लगभग $3 ट्रिलियन के शैडो बैंकिंग सिस्टम से भी जुड़ी हुई है।
शैडो बैंक उच्च जोखिम और लाभ वाले निवेश देते हैं जो प्रायः रियल एस्टेट से जुड़े होते हैं। जब डेवलपर्स डिफॉल्ट कर जाते हैं तो शैडो बैंकों को नुकसान होता है और उन लोगों को भी नुकसान होता है जिन्होंने उनमें निवेश किया है। 2023 में झोंगरोंग ट्रस्ट फर्म ने अपने उत्पादों पर भुगतान नहीं किया, जिससे शैडो बैंकिंग प्रणाली को लेकर भय फैल गया। बैंक परेशान है क्योंकि उन्होंने डेवलपर्स और स्थानीय सरकारों को अत्यधिक कर्ज दिया है। यदि अधिक लोन खराब हो जाते हैं तो बैंकों के पास आड़ देने हेतु पर्याप्त धन नहीं रहेगा, जिससे अर्थव्यवस्था और अधिक प्रभावित हो सकती है। सरकार के कड़े नियंत्रण के कारण बैंकों के पूर्ण पतन की संभावना कम है, परंतु नुकसान वास्तविक है और आरण का बोझ बढ़ा रहा है। इन सब के ऊपर चीन की जनसंख्या भी मदद नहीं कर रही है। देश तेजी से बूढ़ा हो रहा है और कम युवा लोग घर खरीद रहे हैं। शहरीकरण की धीमी गति के कारण नए अपार्टमेंट्स की मांग में गिरावट आई है। डेवलपर्स को लगा कि आबादी बढ़ती रहेगी, इसलिए उन्होंने बहुत सारे घर बनाए, जिससे अब ओवर सप्लाई हो गई है। 60 से 80 मिलियन खाली अपार्टमेंट्स यह याद दिलाते हैं कि डेवलपर्स ने अरबों का कर्ज ऐसे अनावश्यक प्रोजेक्ट्स के लिए लिया है। ओवर सप्लाई कीमतों को कम रखती है, जिससे डेवलपर्स, बैंकों और प्रॉपर्टी मालिकों को नुकसान होता है। यह एक संरचनात्मक समस्या है जो जल्दी खत्म नहीं होगी। कर्ज संकट को सुलझाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि मांग बढ़ाने का कोई तेज तरीका नहीं है। यह चीन की अर्थव्यवस्था को जोरदार झटका दे रहा है। बैंकों ने ट्रेनों और हाउसिंग कंपनियों को अरबों रुपये का कर्ज दिया था, जिसके वापस मिलने की उम्मीद थी। अब बैंक मुश्किल में है। लेकिन जब ट्रेनें घाटे में और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं तो बैंकों के पास ऐसे कर्ज हैं जिनकी वापसी संदिग्ध है। उदाहरण के लिए इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ने रेलवे प्रोजेक्ट्स को RS 500 अरब का कर्ज दिया था, जिसे वापस पाना अब मुश्किल हो रहा है। इसका मतलब है कि बैंकों के पास अन्य व्यवसायों को ऋण देने के लिए कम धन बचता है, जिससे अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो जाती है। मई 2205 में चीन ने 500 अरब युआन लगभग 68 अरब डॉलर के विशेष सॉवरेन बॉन्ड जारी करने की योजना का खुलासा किया, ताकि वह अपने सबसे बड़े बैंकों में पूंजी बढ़ा सके और आर्थिक सुधार को बढ़ावा दे सके। चूंकि चीन वैश्विक व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी है, इसलिए उसकी वित्तीय समस्याओं का प्रभाव विश्वव्यापी है। चीन की कर्ज समस्याओं ने वैश्विक व्यापार को काफी प्रभावित किया है, क्योंकि यह दुनिया का विनिर्माण केंद्र है। उनकी कर्ज की समस्याओं से फैक्ट्रियों के बंद होने या उत्पादन घटने पर हर जगह आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है। यदि चीनी फैक्ट्रियां में सामान नहीं पहुंचा पाती हैं, तो अमेरिका और यूरोप की दुकानों में उत्पादों का स्टॉक रखना मुश्किल हो सकता है। दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देश जो चीन को सामान निर्यात करते हैं, चीन की मांग में कमी से उनका निर्यात प्रभावित होगा। ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील जो लौह अयस्क और सोयाबीन जैसी कच्ची सामग्री आपूर्ति करते हैं, उन्हें भी चीन की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ने पर नुकसान होता है। बीजिंग का निर्माण और विनिर्माण इस मांग को बढ़ाता है, लेकिन एक कर्ज संकट का मतलब हो सकता है कि चीन कम खरीदे। और अब आइए वित्तीय बाजारों पर नजर डालते हैं, जहां चीन का कर्ज गंभीर जोखिम पैदा करता है। यूएस और यूरोप के निवेशकों ने, जिनमें पेंशन फंड भी शामिल हैं, चीनी रियल एस्टेट कंपनियों में अरबों डॉलर लगाए हैं। कंपनियों द्वारा कर्ज न चुकाने पर निवेशकों को भारी नुकसान होगा। चीनी बैंक भी जोखिम भरे प्रोजेक्ट्स जैसे स्थानीय सरकारी प्रोजेक्ट्स और प्रॉपर्टी डेवलपमेंट्स को भारी मात्रा में लोन देते हैं। अगर ये लोन खराब हो जाते हैं तो बैंकों के पास चीन और विदेश की कंपनियों को उधार देने के लिए कम पैसा बचेगा। इससे विश्वव्यापी कंपनियों को ऋण लेना कठिन हो सकता है, जिससे वैश्विक धन प्रवाह कम हो जाएगा। यह एक चेन रिएक्शन है जो चीन से परे वित्तीय दबाव फैलाता है। चीन की चर्चा छोड़कर चलिए विकासशील देशों पर ध्यान दें, खासकर जो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़े हैं। चीन ने श्रीलंका, झाम्बिया और पाकिस्तान को बंदरगाहों और सड़कों जैसी बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु बड़े पैमाने पर कर्ज दिया है। अगर चीन का कर्ज संकट उसकी इन परियोजनाओं को फंड करने या नए कर्ज देने की क्षमता को सीमित कर देता है, तो ये देश अधूरे काम के साथ रह जाते हैं। अधूरे कामों के कारण वे इन परियोजनाओं से अपना कर्ज नहीं चुका पाएंगे। चीन द्वारा कर्जों को माफ करने में देरी से देश बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। कई देशों की आर्थिक कठिनाइयां वैश्विक विकास को कमजोर करती हैं, क्योंकि संघर्षरत अर्थव्यवस्थाएं अधिक योगदान नहीं दे पाती। यह चीन के संकट को वैश्विक समस्याओं में बदलने का एक सरल तरीका है। अगर चीन को कोने में धकेला गया तो वह अपनी मुद्रा युआन को कमजोर कर सस्ते निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। इससे व्यापार विवाद भड़क सकते हैं, क्योंकि अन्य देश भी जवाब में अपनी मुद्राएं कम कर सकते हैं। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, इससे व्यापार का माहौल बहुत ही अव्यवस्थित हो जाएगा।
चीन का इलेक्ट्रिक कार और बैटरी जैसे उत्पादों के निर्यात का प्रयास पहले से ही अमेरिका और यूरोप में तनाव बढ़ा रहा है। ये टकराव वैश्विक व्यापार को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। तो उस बड़े सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। चीन इस कर्ज संकट को एक आपदा में बदलने से रोकने के लिए क्या कर रहा है? सौभाग्य से चीन के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो उसके पक्ष में हैं। उनका अधिकांश कर्ज उन्हें ही देना है। यह ऐसा है जैसे चीनी बैंक चीनी कंपनियों को कर्ज दे रहे हैं, जिससे उनके पास फ्रांस या जापान को देने की तुलना में अधिक नियंत्रण है। उनके पास $3.2 ट्रिलियन की नकद जमा भी है, जो काफी मददगार है। साथ ही 2008 की वित्तीय मंदी से सीख लेते हुए अधिक खर्च से कर्ज बढ़ने के डर से सरकार सतर्क है। एक बड़ा कदम यह है कि बैंकों को ब्याज दरें कम करके और उन्हें अतिरिक्त नकद देकर ज्यादा कर्ज देने में मदद की जा रही है। इससे पैसा कारोबारों और लोगों तक लगातार पहुंचता रहता है। चीन भी रियल एस्टेट संकट सुधारने हेतु भरसक प्रयास कर रहा है। कुछ साल पहले सख्त नियमों की वजह से रियल एस्टेट में भारी मंदी आ गई थी और कई कंपनियां दिवालिया हो गईं। चीन घरों की बिक्री बढ़ाने हेतु नियमों में डील दे रहा है और मॉर्गेज दरें घटा रहा है। शहरों को बिना बिके घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, परंतु यह योजना अधिक सफल नहीं हुई है। वे कुछ कंपनियों को नियंत्रित तरीके से फेल होने दे रहे हैं, जिससे बड़े स्तर पर गिरावट टल सके। वर्तमान लक्ष्य अर्थव्यवस्था को प्रभावित किए बिना रियल एस्टेट क्षेत्र को स्थिर करना है। स्थानीय सरकारें एक बड़ी चिंता हैं, क्योंकि उन्होंने भारी मात्रा में कर्ज लिया है जो वे अक्सर छुपाती हैं। चीन छिपे हुए कर्जों पर सख्ती कर रहा है और उन्हें ट्रैक करने में आसान बॉन्ड्स में बदल रहा है। वे स्थानीय सरकारों को पैसा जुटाने के नए तरीके खोजने को प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि संपत्ति बाजार की समस्या के चलते जमीन बिक्री का तरीका अब कारगर नहीं है। नई आय खोजना समय और योजना लेता है, इसलिए यह एक कठिन बदलाव है। चीन अपनी अर्थव्यवस्था में दीर्घावधि सुधारों पर कार्यरत है। वे चाहते हैं कि लोग फैक्ट्रियां और सड़कें बनाने के बजाय खरीदारी और सेवाओं पर अधिक खर्च करें। कई लोग कर्ज और अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित हैं, इसलिए यह परिवर्तन धीमा है। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हरित ऊर्जा जैसी तकनीकों में बड़ा निवेश कर रही है। ये नए विकास की शुरुआत है। उद्योग भविष्य के लिए उम्मीद जगाते हैं, लेकिन अभी इतने विकसित नहीं हैं कि बड़े कर्ज की समस्याओं का हल निकाल सकें। चीन कीमतों में अधिक गिरावट रोकने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि यह ऋण चुकाने को और कठिन बना देता है। वे अर्थव्यवस्था में कीमतों को स्थिर रखने के लिए पैसा जोड़ रहे हैं, लेकिन सावधानी से, ताकि ज्यादा ना हो जाए। वे विदेशों में इलेक्ट्रिक कार और बैटरी की बिक्री बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे व्यापारिक विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। यह अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने और देश के अंदर या अन्य देशों के साथ नई समस्याएं टालने के बीच एक मुश्किल संतुलन है। चीन का कर्ज संकट एक प्रमुख समस्या है और उनकी हाई स्पीड ट्रेनें इस खतरे का प्रतीक हैं। ये चीन की जीत और शहरों को जोड़कर दुनिया को चकित करने के लिए बनाए गए थे। खरबों डॉलर की लागत, आधी खाली गाड़ियां और महंगे टिकट दर्शाते हैं कि बिना ठोस योजना के बड़ा सपना देखने का परिणाम क्या हो सकता है। दिवालिया हाउसिंग कंपनियां, अधिक कर्जग्रस्त शहर और जोखिमपूर्ण लोन एक नाजुक ताश के महल की तरह जमा हो रहे हैं। सरकार इसका मुकाबला कर रही है, मगर चीन इस मुश्किल हालात से उबर पाएगा या नहीं, यह समय ही बताएगा। इस पर नजर बनाए रखें, क्योंकि चीन के अगले कदम यह तय कर सकते हैं कि आप अपनी अगली गेम के लिए कितना भुगतान करेंगे या आपके शहर में काम मिलेगा या नहीं। देखने के लिए धन्यवाद।